आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मोर और लेस दोनों का, अगर ये दोनों का देखा जाए कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में वेलफेयर को रखा जाता है, दोनों में प्रॉफिट है और दोनों में सर्विस है। अब आप देखें कि इम्फेसिस, जो वर्क का इम्फेसिस है पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो वो इम्फेसिस वेलफेयर के लिए, और प्राइवेट में देखा जाए तो इम्फेसिस क्या चीज़ के लिए, वो प्रॉफिट के लिए। यानी कि लोक प्रशासन में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों का काफ़ी महत्व है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए कि अकाउंटेबिलिटी किसकी ओर है, तो अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखते हैं दोनों में है, बट किसके पास ज़्यादा है हम लोग आगे बात करेंगे। जो मॉडल होता है उस मॉडल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल नेचर, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व क्या है, राजनीतिक प्रकृति क्या है, फाइनेंशियल चेन जो वित्तीय लिंक होता है वह तो विधानमंडल के पास होता है। पब्लिक में किस प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही प्रवृत्ति है, किस प्रकार की विचारधारा है, रिच और पुअर एक ही कसौटी पर कैसे आगे अलग अलग होंगे। तो देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो काम कैसे करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। तो पहला अकाउंटेबिलिटी होता है, इसके बाद पॉलिटिकल, इसकी पॉलिटिकल नेचर थोड़ी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि थोड़ी राजनीतिक प्रकृति का हो जाता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइनेंशियल होता है, जो फाइनेंशियल चैन है, ये चैन लेजिस्लेचर के पास है। ये चैन लेजिस्लेचर के पास है, ये विधानमंडल के पास होता है। विधानमंडल इसको कंट्रोल करती है और इसमें एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। जिसमें नौकरशाही आप बोल सकते हैं, जिसको लाल फीताशाही भी बोलते हैं, रेड टेपिज में विकसित होता है। रिच और पुअर ये दोनों के लिए एक जैसे कानून बना दिए जाते हैं। रिच और पुअर के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसी व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप साथ में अगर हम लोग प्राइवेट को देखें, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, तो आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल जहाँ है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है ये ऑनर के प्रति हो जाता है। प्राइवेट में जो मालिक हैं, जो ऑनर है किसी भी चीज़ के, उनके पास हो जाता है। सरकार में क्या होता है, जनता के प्रति होता है, काम की जिम्मेवारी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑनर के प्रति हो जाता है। साथ ही साथ ये नेचर इसका पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल नेचर का नहीं है, ये पॉलिटिकल नेचर नहीं है, ये व्यक्ति विशेष या मल्टीनेशनल्स की डेवलपमेंट है। इसमें डिसीजन मेकिंग सिंगल और ऑन्ड होता है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है। इसको जैसे आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो होता है कि सबके काम वेलफेयर के लिए बटे हुए हैं, ये यहाँ पर इसका
रूप पूर्ण रूपेण कमर्शियल हो जाता है। यानी कि ये जो व्यवस्था है ये कमर्शियल वाणिज्यिक हो जाता है, इसका रोजगार के ऊपर डेवलपमेंट होता है कि कैसे करके पैसा अर्न करना है। अब देखिए, रिच और पुअर के लिए यहाँ पर एक ही कानून है, लेकिन यहाँ पर टाइम के अनुसार ये चेंजेबल है। ये टाइम के अनुसार चेंजेबल है, समयानुसार ये परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय चेंज होता है ये चेंज हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर, ये हमेशा इसकी अप्रोच हमेशा जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए होती है। ये हमेशा वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपने समय के हिसाब से तय करता है कि उसको पब्लिक में वर्क करना है या प्रॉफिट अर्न करने के लिए करना है, पर्यावरण को बचाना है या नहीं बचाना है। ये दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो सिंगल ऑन्ड है। अब आपको हम आगे बता दें कि जब देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में कि ये काम कैसे कर रहा है, अगर देखा जाए तो दोनों में प्लान ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप देखिए दोनों में, तो दोनों में प्लान है, दोनों में एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों में कोरिलेशन होता है, जूनियर और सीनियर के बीच में दोनों में एक कोरिलेशन होगा और दोनों में ही कोरिलेशन के साथ साथ में कंट्रोलिंग होता है। दोनों में नियंत्रण होगा, कंट्रोलिंग होगा। ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट में स्केलिंग सिस्टम भी होता है, रजिस्टर मेंशन होता है, स्टाफिंग की प्रक्रिया होगी। अब आप देखें कि चाहे पब्लिक हो, जैसे योजना बनाना, संगठन बनाना, समन्वय स्थापित करना, नियंत्रित करना और एचआर योग्य लोगों को लेना, ये दोनों में होता है। इसमें अंतर कहाँ पर आ जाएगा कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें इसके लिए हो सकता है कि अलग अलग व्यवस्था नहीं करके एक सिंगल यूनिट बना दिया जाए, एक सिंगल यूनिट बना दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट में हमेशा सेगमेंट चेंज हो जाते हैं, एक जैसा नहीं होता है। और आज के परिवेश में अगर देखेंगे तो इसकी अवधारणा इसलिए बदल गई है कि आज लिबरलाइजेशन, उदारवादी जिसको बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोला जाता है, भूमंडलीकरण, उदारवादी और भूमंडलीकरण, और तीसरा होता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। जो आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके दायरे में आ गया। यानी कि उदारवादी युग में, भूमंडलीकरण के युग में और निजीकरण के युग में ये चीज़ें आ गई कि हर कोई को अर्न करना है, सभी कोई को अर्न करना है। तो अर्न कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए ही इंटरवेंशन ऑफ स्टेट की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन का मॉडल बनाया जाता है। जो आउटसोर्सिंग वर्ड आप सुनते हैं ना, कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है
कि संसाधन के आधार पर आउटसोर्सिंग कर देती है चीज़ों को। तो जो आउटसोर्सिंग वर्ड होता है इसका यही मीनिंग होता है। तो लिबरलाइजेशन करना, ग्लोबलाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन करना, और इसके साथ ये इम्पोर्टेंट है और इसको करने के लिए इसकी ज़रूरत महसूस होगी। ये तीनों सेक्टर को जब मर्ज करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर कुछ इस प्रकार का है कि अगर एक साथ तीनों को, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पर तीनों, ये वाला आज की स्थिति है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें तीनों कंबाइन हुआ है, अलग अलग अब काम नहीं हो सकता है। तो लोक प्रशासनिक व्यवस्था में आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर क्यों हो रहा है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा क्यों कर रहा है? कई पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो फेलियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पहला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो जनता के लिए खर्च करना है पैसा, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, दोनों में से कोई भी देश हो। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लेंगे विकसित प्लस विकासशील। विकसित देश और विकासशील देश दोनों में जनहित के लिए जो पैसा खर्च करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वह ज़्यादा है। और दूसरा वेलफेयर के लिए फंड क्राइसिस। इसलिए इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि हमेशा जितनी वेलफेयर प्लान होते हैं गवर्नमेंट में, इसके लिए फंड क्राइसिस हो जाती है। सरकार के पास पैसा नहीं बचता है तो फंड क्राइसिस हो जाती है। और जब फंड क्राइसिस होती है, ये फंड क्राइसिस मोर और लेस अगर देखेंगे तो इसका इम्पेक्ट उसी पीपल पे पड़ता है, उसी जनता पे पड़ता है जिसके लिए लोक प्रशासन चलाया जा रहा है। तीसरी समस्या आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना का। आप देखते होंगे कि भारत में लोक प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया जाता है, रोड, महिला सशक्तिकरण के लिए पैसा, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पैसा, रूरल एरिया के लिए पैसा, किसानों को दिया जाने वाला सब्सिडी, कैश सब्सिडी, बीज के लिए कम पैसे पर, बिजली कम पैसे पर, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कभी कभी आप देखते हैं कि सरकार की फंड शॉर्टेज कर जाती है, जो फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उतना बेहतर क्यों नहीं हो पाया, इसके क्या कारण है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो ये दिक्कत रह जाएगी। और अगर आप विकासशील देश में हैं तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उसके अधिकांश काम सिक यूनिट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रेलवे को कभी नुकसान होने लगता है, कभी BSNL को नुकसान होने लगता है, कभी बैंक को होने लगता है, बैंक दिवालिया हो जाता है। पब्लिक सेक्टर में चीज़ें बीमार हो जाती हैं, सिक हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा क्या होता है कि वो जा कर के फंस गया। प्राइवेट में आपने काफ़ी कम देखा होगा कि वो बीमार उद्योग में है, प्राइवेट उससे ऊपर जाता है। गवर्नमेंट में उसके लिए री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी अरुण शौरी के समय में आया था कि री इन्वेस्टमेंट कराना है, जो डूबा हुआ है उसको फिर से उबारने के लिए। तो आप देखते होंगे कभी कभी सरकार निर्णय लेती है कि जो डूबा हुआ सेक्टर है उसको उबारने के लिए
सीधा सीधी प्राइवेट को दे दो। लेकिन प्राइवेट को देना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए सॉल्यूशन नहीं है कि अगर हर कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए ज़्यादा सोचेगा, वेलफेयर के लिए कम सोचेगा। तो ऐसे में गरीबों के लिए कोई देखने वाला नहीं होगा, मिडिल क्लास के लिए कोई देखने वाला नहीं होगा। तो सरकार बैलेंस करती है। इंडिया की अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इकोनॉमी को भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का मिक्सअप है। गवर्नमेंट के भी स्कूल रन कर रहे हैं, प्राइवेट भी रन कर रहे हैं। सरकार का भी पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है, प्राइवेट भी काम कर रहा है। सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। एक कंपटीशन की विचारधारा आती है और इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तो मिश्रित प्रशासनिक व्यवस्था भी हो रही है। अगर आप देखते होंगे कि पुलिस की व्यवस्था है तो सिक्योरिटी सिस्टम भी अलग अलग आ गया है, प्राइवेट एजेंसी है। अगर हमारे देश में सीबीआई और आईबी है, सीआईडी है, तो प्राइवेट जासूसी सेंटर भी खोले हुए हैं। ये एक मिक्सअप और फ्यूजन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एक फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन मतलब मिश्रित हो जाना, मिश्रित होना। साथ ही साथ अगली समस्या है कि जितने भी कम विकसित देश हैं वो सारे देशों में आंतरिक गृह युद्ध हो रहा है, वहाँ पर सिविल वार हो रहा है। सो टेक द केस ऑफ अफगानिस्तान, आप देख लीजिए इसकी स्थिति। और अफ्रीका की सोमालिया, रवांडा, बुरुंडी, इन देशों की हालत बहुत खराब है। तो ऐसे देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व बढ़ता है क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर सकता। सिविल वॉर को कैसे ठीक करेगा? अगर कोई विकसित देश है तो वहां तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कम विकसित देश में बहुत मुश्किल होगा ठीक करना। इसलिए अकाउंटेबिलिटी, करप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे तो हमारा भी देश जूझ रहा है कि जो विकास होना चाहिए, जिसके लिए होना चाहिए, वहां तक चीजें ग्राउंड पर नहीं आ पाती हैं। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी कई लोगों ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो कहीं 60 पैसा पहुंचता है, कहीं 15 पैसा पहुंचता है, कहीं 80 पैसा पहुंचता है। ये जो चैनल है, कई लोग बताते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम का चावल आता है वो चावल बहुत से जगह पर ऊपर से ही कम आता है और वहाँ से फिर वो जब तक स्कूल में पहुँचता है तो बहुत कम हो जाता है। ऊपर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चावल कई बार गाड़ी पकड़ाती है कि गाड़ी नाजायज जाकर के दूसरे दुकान में चावल सप्लाई हो रहा था। तो रूट जो है हमारा डेवलपमेंट का, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य वर्क ही है विकास करना। प्रशासन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कुर्सी पर एसपी के रूप में बैठ गए, डीसी के रूप में बैठ गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बैठ गए। उसका ये भी अर्थ है कि जिसके लिए हम आए हैं, हम जिसके लिए आए हैं उस काम को हमने कितना किया है, फंड जिसके लिए आया है वहाँ तक कैसे गया है। इसलिए जो जिस विभाग के, मान लीजिए साइक्लोन को बताने वाले जो विभाग हैं, भूकंप को बताने वाले जो विभाग हैं, और वो सारी गणना ही गलत करें तो फिर तो लोगों को मरने से कौन रोक सकता है। तो इसलिए जब डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है, पेड़ लगाने के लिए आ रहा है, डोभा बनाने के लिए आ रहा है, किसान योजना के लिए आ रहा है, आवास योजना के लिए आ रहा है, सड़क योजना के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर फंड अगर नहीं जाता है
तो विकास तो नहीं हो पाएगा। इसलिए लोक प्रशासन में एक लोक प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सारे मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि डेवलपमेंट के लिए नया कॉन्सेप्ट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट की ओर जा रहा है। ये सारे प्रॉब्लम के कारण इसका जो एग्जिस्टेंस हो रहा है, ये एग्जिस्टेंस किधर हो रहा है? ये हो रहा है टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ओर मूवमेंट क्यों हो रहा है? अगर रेलवे इतना अच्छा काम कर रही थी तो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? एयर रूट में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? सरकारी बस लगभग बंद हो चुका है। क्या कारण है इसका? सरकारी पोस्ट ऑफिस कोई जाना नहीं चाहता, कुरियर में जाता है। आखिर क्या कारण है इसका? तो आप जब कारण सोचेंगे, जो हमने आपको शुरू में बताया कि इससे जो आज का समय है जिसमें ग्लोबलाइजेशन की बात हमने किया, प्राइवेटाइजेशन की बात किया और उदारवादी लिबरलाइजेशन की बात किया, यही कारण है कि पूरी लोक प्रशासनिक व्यवस्था इस ओर शिफ्ट हो गई है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। क्यों? कुछ पॉइंट्स पर आप डिस्कस करें कि अगर लोक प्रशासक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिर प्राइवेट सेक्टर की ओर क्यों झुकाव है, क्यों उस ओर जा रहा है? तो आप देखेंगे कि पहले हमने कैपिटल की बात किया, पूंजी ऑलमोस्ट दोनों के पास इक्वल है। सरकार के पास तो ज़्यादा ही पूंजी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। तीसरा, टारगेट वर्क। अब देखिए टारगेट, यहाँ पर अगर आप एक कॉलम बना लें ऐसा कि एक प्राइवेट सेक्टर के लिए और एक पब्लिक सेक्टर के लिए, ये पब्लिक सेक्टर का कॉलम है और ये प्राइवेट का है। अब आप देखिए कैपिटल सरकार के पास में ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके पास में उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा नहीं है। तो रिसोर्सेस तो इसके पास ज़्यादा है। अगर आप वर्क फोर्स की बात करें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जा रहे हैं, आप देखिए कोई आईएएस बन रहा है, कोई जेपीएससी क्वालिफाई करके जा रहा है, कोई स्कूल में टीचर बन रहा है, कोई बैंक में पदाधिकारी बन रहा है, सब कोई क्वालिफाई करके जा रहे हैं, एमबीबीएस की परीक्षा पास करके जा रहे हैं। कोई भी एक भी एम्प्लॉय सरकार में कम टैलेंटेड नहीं है। तो वर्क फोर्स तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी इतने टीचर हैं, इसके बाद भी होता है कि नहीं 30 बच्चा पे ही एक टीचर होना चाहिए। बट प्राइवेट ही अच्छा क्यों कर रहा है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा क्यों कर रहा है? इसका क्या कारण? आज क्यों गवर्नमेंट सोच रही है कि हम प्राइवेट को ही सारा चीज़ दे दें? अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो वर्ड होता है ना अकाउंटेबिलिटी का, कि आप काम के प्रति कितने अकाउंटेबल हैं।
अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल में अंतर होता है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि हमने काम किया, गवर्नमेंट के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने काम किया, काम नहीं हुआ, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के सारे लोग अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी। जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि आपने जो काम किया है, अगर आपने जो काम किया है, अगर वो काम आप नहीं करते तो आपको पनिशमेंट दिया जाता, आपको सजा मिलती। प्राइवेट सेक्टर में आप कितना दिन से भी काम कर रहे हैं, अगर आपने अर्न करके नहीं दिया तो आपको हटाया जाएगा। अब देखिए, लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर क्यों हो रही है? हमने अभी जो आपको पॉइंट्स बताए कि इसके फेलियर के क्या कारण। आप देखिए, एक तो खर्च ज़्यादा हो रहा है, वेलफेयर प्लान इतना ज़्यादा है कि फंड क्राइसिस हो रहा है, बुनियादी ढांचा तैयार करने में पैसा चला जा रहा है। विकासशील देशों में इतने बीमार उद्योग पड़े हुए हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सरकार जो टैक्स कलेक्शन कर रही है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो पैसा इन चीजों में चला जा रहा है, वो पैसा इन चीजों में चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास कुछ बच नहीं रहा है। इसलिए जो जब लोग प्रशासक काम करने के इच्छा शक्ति से आते हैं कि हमको वर्क करना है, तो उनके दिमाग में टारगेट वर्क आना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट हो, क्रिएटिविटी हो। आपसे जैसे पूछा जाता है ना कि आप आंसर को कितना अच्छा से लिख सकते हैं, तो एक लोक प्रशासक कितने अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, कितना अच्छा से लागू कर सकता है, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, कैसे उनका दिल जीतेंगे, उनको कैसे समझ में आएगा कि आप उनके लिए कार्यरत हैं। आपके पास कोई रोड मैप होना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि जवाबदेही की। जवाबदेही का मतलब होता है कि आपने बहुत मेहनत किया और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपको पनिशमेंट उसके बाद भी मिल जाएगा। आप प्राइवेट किसी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए वहाँ के स्कूल की रिजल्ट देख लें और वहाँ के टीचर की सैलरी देख लें, प्राइवेट कॉलेज का रिजल्ट देख ले, उसका सैलरी देख ले, उसका इंफ्रा देख ले, गवर्नमेंट के पास भी फंड आ रहा है, यहाँ के प्रोफेसर का पेमेंट देख ले और वहाँ की पढ़ाई देख ले। पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन मन के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है कि हमको नौकरी से कौन निकालेगा। प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ नहीं है, आप अकाउंटेबल हैं। अगर 2 साल रिजल्ट खराब हो जाता है तो आप हट जाएंगे। यही कारण है कि धीरे धीरे लोक प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोगों के लिए काम था, लोक प्रशासन में तो लोगों के लिए काम है, मतलब लोक प्रशासन का मीनिंग ही क्या हो रहा है? लोक प्रशासन का मीनिंग ही हो रहा है कि आपको लोगों के लिए, पीपल के लिए, आपको पीपल के लिए काम करना है, आपको लोगों के लिए काम करना है ना। जब आप लोगों के लिए काम करेंगे, और कैसा काम करना है? तो प्रशासन मतलब
प्रशासन मतलब श्रेष्ठ शासन, प्रशासन मतलब श्रेष्ठ शासन, है ना। प्रशासन क्या हुआ? श्रेष्ठ शासन हुआ, जो सबसे बेहतर हो सकता है। तो सबसे बेहतर के लिए ही तो नीति आयोग बना है, वित्त आयोग बना है, अल्पसंख्यक आयोग बना, तमाम चीजें दिखेंगी। इसका कैसे सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन होगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन। अगर लोक प्रशासन में आप आ रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा हाउ टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन। आप कमजोर तबके को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीक हो, ये तीनों में से किसी को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो ये पहला आपके दिमाग में सॉल्यूशन होना चाहिए। इनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान तो है ही, विचारधारा बदलाव होना बहुत जरूरी है। और अगर विचारधारा चेंज होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा, जितना ज़्यादा विचारधारा चेंज होगा इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा। अब आप देखिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा? आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का विकास होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, होगा कि नहीं? मूलभूत संरचना बड़ा होगा और लॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होगा, लंबे समय तक विकास होगा। इसलिए अभी नीड क्या है? इसलिए अभी नीड क्या है? एट प्रेजेंट नीड क्या है? अभी नीड है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो। पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन से ज्वाइंट डेवलपमेंट की ओर जाए और ये ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की ओर जाए। मिक्स्ड डेवलपमेंट होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट देश की जनता को मिलेगा। अब जब जब समस्या आया, मान लीजिए कि जैसे रूस में क्रांति हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसी कारण से तो इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ी कि रूस में क्रांति हुआ। रूस में क्रांति हुआ तो नई विचारधारा आया कि चेंजिंग होना चाहिए। रूस की क्रांति के साथ साथ जब 1929 में 1930 में जब रिसेशन हुआ, आर्थिक मंदी आई, तो लोक प्रशासक की भूमिका आ गई। जब जब कहीं पर रिवॉल्यूशन होगा तो रिवॉल्यूशन एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक जगह दे रहा है। अगर रिसेशन होता है, मंदी होता है, तो रिसेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जगह दे रहा है कि लोक प्रशासन में लोक प्रशासनिक भूमिका बढ़नी चाहिए।
अब आप देखिए, जब दोनों प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक मंदी के युग में आया, चाहे वो आज के काल में आया, तो इससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनी का जन्म हुआ और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होने लगा। क्योंकि लोक प्रशासक अगर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल होता है तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर स्ट्रांग होता है, कॉमन चीजें। इसलिए जरूरी है कि, लेकिन डिमेरिट होगा उसका, जितना ज़्यादा लोक प्रशासन फेल होगा उतना ज़्यादा प्राइवेट प्रशासन स्ट्रांग होगा, और ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी बोलिए, सिस्टम बोलिए, क्योंकि इससे तो पतन होगा ना, लोगों के अधिकार छीने जाएंगे। फिर जितना ज़्यादा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो शुरुआती समय में आप देख लीजिए, अगर रेलवे को आप प्राइवेट कर दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सैलरी घट जाएगी। आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन सभी चीज़ों का टैक्स लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था रेलवे में था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी जो चैन थी वो टूट गई। आम लोगों के लिए जो देना चाहिए था, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वो रिटर्न आना मुश्किल हो गया। अगर वो रिटर्न आता तो संभवतः दिक्कत नहीं होती। तो सिर्फ रेलवे ने, आप बैंकों को देखें, पोस्ट ऑफिस को देखें, आप ये जो नेटवर्किंग साइट से बीएसएनएल सबसे पुराना था, उसकी हालत देख लीजिए, बाकी की हालत देख लीजिए। तो हमने एक दिन आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत है, ये एक यूनिट के अंदर कई छोटे छोटे प्रशासनिक ढांचा बन जाते हैं ऐसे, और सभी के ऊपर से रेल, ये छोटे छोटे उसका स्टेशन है, उसमें एक सिद्धांत समेटा हुआ है। उसमें रेलवे डिपार्टमेंट में खाने के लिए एक विभाग बना हुआ है, साफ सफाई के लिए बना हुआ है, मेंटेनेंस के लिए कोई और है। लेकिन सारे को एक ऊपर से एक फिर पिरामिड आएगा, और ये नीचे तक रेल मंत्रालय है। तो ये सारे में होगा, हर विभाग में होगा, और सभी विभाग का अल्टीमेट एम देखेंगे तो अंतिम उद्देश्य क्या होगा किसी भी विभाग का? वेलफेयर करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेन एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वेलफेयर करना है। तो अभी आप देखें कि लोक प्रशासन में सबसे ज़्यादा इम्फेसिस क्या चीज़ पर हमको देना है? हाउ टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कैसे करेंगे? चाहे आप कड़ाई से करिए, चाहे प्यार से कीजिए, सिस्टम बना करके कीजिए, बिना सिस्टम का कीजिए, डीपीएसपी लागू करना चाहिए। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू कर दे रहा है तब तो सब कुछ दे रहा है। अगर नीति निर्देशक तत्व लागू हो रहे हैं तो सारा कुछ मिल रहा है, और यही इंपॉर्टेंसी है लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन की यही इंपॉर्टेंसी है। इसलिए जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बात होती है, जिसमें हमने आपको बताया प्रॉफिट, सर्विस और वेलफेयर, ये तीन मुख्य बिंदु हैं। और ये तीन जो मुख्य बिंदु हैं, ये वेलफेयर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है लोक प्रशासन। आप अब इसमें कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हरियाली योजना लिख सकते हैं, पानी बचाओ योजना लिख सकते हैं, मधुमक्खी पालन योजना लिख सकते हैं, पेड़ पौधा के लिए आर्बोरिकल्चर लिख सकते हैं, मत्स्यन योजना लिखेंगे। ढेर सारी योजनाएं हर प्रत्येक राज्य में है।
तो सारी योजनाओं के लिए अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके भेजना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में आपको आगे की चीज़ों को बताया जाएगा।